तो एग्जीक्यूटिव टॉपिक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। होपफुली पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो बढ़ते हैं पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, बोल रहा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है बिल्कुल हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उसका नॉमिनल हेड देखा जाए तो प्रेसिडेंट होते हैं, और रियल हेड की बात किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। रीजन दे रहा कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बात बताओ, अगर लिमिटेशन ही नहीं होगा तो वो एब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में आ जाएगा, और कहीं पे भी एब्सोल्यूट पावर अगर किसी के हाथ में आती है तो वो एनार्की की तरफ बढ़ता है, राइट। तो इसलिए रीजन तो बिल्कुल गलत होगा। कॉमन सेंस से भी आप बता सकते थे, एसेशन सही होगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो इनका नाम है वीवी गिरी साहब थे, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से है ना एसोसिएटेड थे। कैसे, डिटेल में देखते हैं। देखो, लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया से एसोसिएटेड थे कौन? वीवी गिरी साहब। थ्रू आउट हिज कैरियर गिरी वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन विच वाज फॉर्म्ड कब 1923 एंड सर्व्ड एज its general secretary for over a decade. He was elected president of All India Trade Union Congress for the first time कब 1926 में, और 29 में क्या हुआ? Indian Trade Union Federation was formed by गिरी मतलब वीवी गिरी साहब, एनएम जोशी एंड अदर विथ वीवी गिरी एज इट्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये कई बार हमने देख लिया पिछले लेक्चर में भी, इसमें सारे के सारे एमपीज होते हैं, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, राइट। तो अब ऑप्शन में आ जाते हैं कि ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, नहीं, ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी हमें करेक्ट जवाब मिल गया। ऑप्शन बी बोलो, एकदम क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके सामने 4 स्टेटमेंट है और करेक्ट कौन से है बताना है। रिगार्डिंग, अच्छा कोई भी रिगार्डिंग नहीं, चारों स्टेटमेंट ही पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। अभी ऊपर हमने देखा किसमें होता है? प्रेसिडेंट साहब में होता है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल। तो पहला गलत, दूसरा सही। पहला गलत है तो उसी से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। लेकिन बाकी भी स्टेटमेंट देखेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तीसरा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोला? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। The Prime Minister at the time of his appointment need not be a member of the either house of the parliament, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन उसको विद इन 6 मंथ किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। बोलो, एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? 4 स्टेटमेंट है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नॉट ट्रू बताना हमें, है ना। द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड फॉर अ कैबिनेट, एकदम ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट कोई भी बन सकता है, लोअर या अपर हाउस से। इवन अगर मेंबर भी नहीं है ना तो भी बन सकता है। विद इन 6 मंथ उसको अपनी मेंबरशिप लेनी होगी किसी न किसी हाउस से, है ना। तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं कि द कैबिनेट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चेंबर ऑफ द हाउस। पॉपुलर चेंबर ऑफ द हाउस मतलब लोकसभा। बोलो, एकदम क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। बोला, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बताया है आपको कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वहीं पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकंड कौन होते हैं? सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, बट अटॉर्नी जनरल पहले होते हैं एज पर आर्टिकल 76 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट बताना है। पहला है, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा, ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द बोथ हाउसेस, नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अगला, ही एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस एवरी ईयर, ये भी सही बात है। ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टेन सिचुएशन, ये भी करेक्ट है। हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन बी जो है नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2 इंस्टेंसेस प्रोवाइड करता है जब प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस बोथ द राज्यसभा और लोकसभा एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द reconstituted lower house meet for the first time, और president also addresses both the houses at the beginning of the first session of each year, ठीक है। और साथ में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इस पर आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which of one of the following motions the council of minister in India can move, है ना। कौन मूव करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन यूज करता है? अपोजिशन यूज करता है। सेम मैनर में सेंसरशिप है ना, एडजमेंट भी। लेकिन
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इशू करते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। कहाँ पे? लोकसभा में, ये दिखाने के लिए कि देखो अभी भी हमारे पास कॉन्फिडेंस है किसका? लोकसभा का। ओके, चलो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया कैन मूव अ कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा। दिस इज अ मोशन दैट आस्क्स द लोकसभा टू एक्सप्रेस इट्स कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। If the Lok Sabha passes the confidence motion, Council of Minister remain in power। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बाकी लोग चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कौन इशू करता है? अपोजिशन है ना, मूव करता है लोकसभा में। इट्स आस्क्स द लोकसभा टू एक्सप्रेस इट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके लिए कितने लोग कम से कम चाहिए? 50 मेंबर, है ना, चाहिए। सेंसरशिप सेंसर मोशन की बात करें तो एक मोशन है दैट इज मूव्ड बाय द अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। कौन मूव करता है? अपोजिशन पार्टी लोकसभा में, और इट एक्सप्रेसेस द डिसअप्रूवल ऑफ द लोकसभा और द पॉलिसीज और एक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रहे, पॉलिसीज या फिर एक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में इशू किया जाता है। हाउएवर, सेंसर मोशन डज नॉट फोर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिजाइन। जरूरी नहीं है कि सेंसर मोशन अगर पास हो गया तो रिजाइन करना ही पड़े, ठीक है। वहीं पे एडजर्नमेंट मोशन की बात किया जाए तो एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये ध्यान में रखना, डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इट्स नीड द सपोर्ट ऑफ कम से कम 50 मेंबर, इसको भी चाहिए, टू बी एडमिटेड। इट इज रिगार्डेड एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस बिकॉज इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी आप नहीं सुनोगे, क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गया, पहले क्रिएट किया गया था। वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है, बिल्कुल सही जवाब है ना। बाकी दोनों गलत है, और करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। देखो, हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इट इज एन इनफॉर्मल पोजीशन दैट इज क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट हिम और हर इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। The Deputy Prime Minister is not a constitutional functionary or does not have any special power or privileges. It is an extra constitutional growth. Okay, अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया है 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सिंस 1947। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले थे, है ना, जिन्होंने सर्व किया 1947 से अंटिल हिज डेथ इन 1950। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई बने सेकेंड टर्म 1967 में एंड हैड द सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर। चरण सिंह एंड जगजीवन राम सक्सीडेड हिम। उनके बाद कौन आया? चरण सिंह और जगजीवन राम जी आए। देवीलाल रिप्रेजेंटेड 2 पार्टीज इन द सेम पोस्ट। ये यूनिक केस है कि देवीलाल जी ने 2 पार्टीज रिप्रेजेंट किया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सेम पोस्ट के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी उसके बाद बने लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अंटिल द पोस्ट बिकम वैकेंट। उसके बाद अभी वैकेंट ही चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द गवर्नर इज नेसेसरी बाय प्रेसिडेंट, है ना। क्या अप्रूवल चाहिए उसका? किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट नहीं, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। करेक्ट जवाब हो गया इसका बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये जो ऑर्डिनेंस इशू करना है ना, वो इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। किसका? गवर्नर का। उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है। एक ऑर्डिनेंस इशू बाय द गवर्नर शुड बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली और बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां पे तो, ठीक है। ऑर्डिनेंस की बात किया जाए गवर्नर के तो आर्टिकल 213 में मेंशन है। वहीं पे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात किया जाए, अभी हमने देखा था 123, आर्टिकल 123 में मेंशन है, ठीक है। चलो, अच्छा, एक कुछ चीजें और कि हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ऑर्डिनेंस इशू करने का। एक ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस बाय हिम कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर और ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, है ना, तो प्री रिक्वेस्टिंग है, मतलब वो होना ही चाहिए। और ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जब भी स्टेट लेजिस्लेचर मिलते हैं तो उसके 6 हफ्ते के अंदर ही वो लैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट
क्या बोला? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एट प्रेसिडेंट बट ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, एकदम सही है। ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट विद इन 6 मंथ, मतलब कि अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा उन्हें 6 महीने के अंदर, ये गलत है, उसी टाइम पे, है ना? नहीं नहीं, पहले आप बाकी ऑप्शन में देखते हैं। ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज ही इलेक्टेड। अब पता चला कि वो इलेक्ट ही नहीं हुए, खड़ा तो हो गया और उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो वापस नहीं जा सकते, है ना? इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, जरूरी नहीं है। इमरजेंसी पावर उनके पास होता है। पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ये भी है। प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ या फैक्ट, हाउएवर एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या बोला कि किसके पास पावर है इनिशिएट करने का मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये है दोनों हाउसेस के पास। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों हाउसेस इस केस में इक्वल, है ना, पावर है। हालांकि लोकसभा का, है ना, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, तो उनके पास वैसे ज्यादा पावर हो जाती है, बट दोनों हाउसेस इनिशिएट कर सकती है। बोलो क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इनका भी समझ लेते हैं। इनको भी 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का था 14 डेज का नोटिस, इनका भी है 14 डेज का नोटिस। नेक्स्ट है कि द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कांट बिकम लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एकदम सही है। देखो, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अंडर, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? ठीक है, तो आई थिंक इसका आर्टिकल 160 है क्या? मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें, देख लेते हैं। हाँ, सही है। आर्टिकल 160 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी, ध्यान रहेगा। अच्छा, बाकी आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 162 क्या है? रिलेटेड विद द एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। फिर आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के लिए। आर्टिकल 310 क्या कहता है? गारंटी द राइट टू होल्ड अ सिविल पोस्ट इन द यूनियन और स्टेट टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो मोटा मोटी आप जानते रहो कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, पहले ऑप्शन पे आते हैं, फिर क्वेश्चन समझते हैं। रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन कर सकते हैं। रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा अगर मनी बिल या फाइनेंशियल बिल है तो। फिलहाल के लिए फाइनेंशियल बिल 2 टाइप का होता है, उसमें जो मनी बिल टाइप का है उसमें उसको वापस नहीं भेज सकते। रिजॉल्विंग दी लोकसभा ये भी कर सकते हैं, अपॉइंटिंग दी प्राइम मिनिस्टर ये भी कर सकते हैं। तो कौन सा नहीं कर सकते? क्वेश्चन का ही मतलब था, तो ऑप्शन बी नहीं कर सकते हो। बोलो एकदम क्लियर? ओके, देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव रिफर्स टू द President's constitutionally based authority to declare policy, take action, and make law without congressional support or in the face of the inconsistency congressional legislature। अब बाकी पढ़ लेना आराम से, है ना, आंसर तो पता चले गया हमें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रियल एंड पॉपुलर नहीं, रियल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है ना, पहला नहीं होगा। टिटुलर और डी ज्यूरी, बिल्कुल। टिटुलर मतलब फॉर्मल या फिर नॉमिनल। पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, हाँ बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल नहीं है वो, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कौन होता है? जो इलेक्ट होकर आता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर? ठीक है, अगला है, हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जियोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? तो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? अब वन बाय वन सारे पावर देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर की बात किया जाए तो ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज रिमनरेशन, की कितना पैसा सैलरी वगैरह मिलना चाहिए, है ना, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये पॉइंट द फॉलोइंग पीपल, कैग, इलेक्शन कमीशन, है ना,
और चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, स्टेट गवर्नर और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन और उसके मेंबर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट साहब। ही अपॉइंट्स नेशनल कमीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। ही अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ये सबको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, या साहिबा ऑब्वियस है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। इसमें मैं फिर भूल गया 2 लाइन डालना, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगला लेक्चर छोटा सा ही है, जल्दी हो जाएगा, तो चलो आ जाओ, पहले उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, आ जाओ।